हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिनेश प्रसाद बनवाल है। पाठशाला एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमसे कहीं ना कहीं परिचित ही होंगे क्योंकि मैंने इस चैनल में एक वीडियो डाला है हिस्ट्री का, जो आपने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है उस वीडियो को। मैं ये चाहता हूँ कि ये भी वीडियो आपको उतना ही अच्छा नॉलेज दे सके जो पिछला वीडियो मेरा दिया है। तो मैं यही सोचूंगा कि इस वीडियो से भी आप उतना ही सीख पाएंगे जितना कि पीछे के वीडियो से सीखे हैं, और मैं इस वीडियो में उससे ज़्यादा अच्छा कोशिश करूंगा पढ़ाने का। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। तो हिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हम कुछ पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं कि पिछले पॉइंट में हमने क्या पढ़ा था और हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पिछले पॉइंट में हमने पढ़ा था, पहला पॉइंट था हम लोग का प्रागैतिहास, है ना। पहला पॉइंट क्या है? प्रागैतिहास। दूसरा आदि इतिहास, और तीसरा इतिहास। ठीक है, इन तीनों में जो डिफरेंट पैदा करता है वो कौन सा वर्ड है? वो वर्ड है राइटिंग स्किल। ठीक है, कौन सा वर्ड है? राइटिंग स्किल, मतलब लेखन कला। ठीक है, ये चीज आपको पता था। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि राइटिंग स्किल ये तीनों को कैसे डिफरेंट करता है, लेकिन मैं फिर भी इसको बता देता हूँ ताकि जो नए जो स्टूडेंट है इस वीडियो को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा यहाँ से कुछ सीखने को मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रागैतिहास को पढ़ते हैं कि इसमें राइटिंग स्किल कैसे डिफरेंट करता है। आदि इतिहास को देखेंगे कि इसमें राइटिंग स्किल कैसे डिफरेंट करता है, और इतिहास को देखेंगे कि इसमें राइटिंग स्किल कैसे डिफरेंट करता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रागैतिहास। तो प्रागैतिहास में क्या राइटिंग स्किल था? राइटिंग स्किल कहने का मतलब है लेखन कला। क्या वो लिख सकते थे? तो जब मानव की उत्पत्ति होती है तो हम जानते हैं कि जब हमारी उत्पत्ति हुई, जब हम जन्मे, तो तुरंत तो हमने पढ़ना लिखना सीखा नहीं। उसके लिए एक एज तक हमें रुकना पड़ता है। जब हमें बोलने समझने की शक्ति आ जाती है देन हम स्कूल जाते हैं और लिखने का कुछ कुछ हम लोग सीखते हैं। उसी तरह जब मानव का उत्पत्ति हुआ तो यहाँ पे राइटिंग स्किल नहीं था। ठीक है, जब यहाँ राइटिंग स्किल था ही नहीं तो हम इतिहास पढ़ेंगे कैसे? इतिहास को तो यहाँ हम इतिहास को पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि जब हम इतिहास को पढ़ते नहीं हैं तो इसको हम कैसे अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इसको अध्ययन के लिए हमने बताया था कि पुरातात्विक का साक्ष्य लेते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है, ये पुरातात्विक साक्ष्य क्या है? तो पुरातात्विक साक्ष्य वो उसको कहते हैं जो प्राचीन मानव द्वारा जो सामान यूज किया जाता था, जो वे लोग यूज करते थे, उसको हम खुदाई के माध्यम से प्राप्त करते हैं, उसी को हम अध्ययन करते हैं। उसको क्या बोलते हैं? पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है, इसमें किस चीज का अध्ययन करेंगे? तो इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे स्टोन एज का। ठीक है, स्टोन एज का, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पाषाण काल। ठीक है, क्या बोलते हैं? पाषाण काल। अब चलिए देखते हैं आदि इतिहास में। इसमें क्या देखें? राइटिंग स्किल नहीं था, लेकिन इसमें राइटिंग स्किल था। ठीक है, अब राइटिंग स्किल था तो हम सोचेंगे क्या इसमें हमने पढ़ा है राइटिंग स्किल को? तो नहीं, इसमें जो राइटिंग स्किल लिखा है वो वर्तमान समय तक भी अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, इस तो आपको आपके दिमाग में ये आता होगा कि अब इसको हम अध्ययन कैसे करेंगे। तो सेम इसको भी हम पुरातात्विक के माध्यम से ही अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसमें कौन सा किसका अध्ययन करेंगे? इसमें हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करते हैं। ठीक है, साथ साथ में इसमें वैदिक सभ्यता का भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इतिहास का। इतिहास में क्या देखते हैं? इसमें राइटिंग स्किल था और हमने पढ़ भी लिया है। ठीक है, अब आपके दिमाग में चलता होगा कि सर इसका अध्ययन हम कब से करेंगे? तो इसका अध्ययन हम लोग मौर्य साम्राज्य से स्टार्ट करते हैं। ठीक है,
अब ये आप सोच रहे होंगे कि सर मौर्य साम्राज्य से पहले भी तो कोई ना कोई वंश आया था, राजा शासन कर रहा था, तो उसका अध्ययन क्यों नहीं करेंगे। तो इसमें जो लिखा गया था, ठीक है, इसमें जो लिखा हुआ जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुआ है उसको पढ़ने में हमने सफलता पाई है, देन तभी से हम इतिहास का अध्ययन करना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो साक्ष्य मिला है उस साक्ष्य को हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अशोक द्वारा निर्मित शिलालेख। ठीक है, अब अशोक द्वारा निर्मित शिलालेख कहने का क्या अर्थ है, तो हम जानते हैं कि अशोक जो था वो बौद्ध धर्म का बहुत ही बड़ा अनुयायी था। जब उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वो क्या करता है, अनेक शिलालेख का निर्माण करता है, और उस शिलालेख में क्या करता है, वो अपने स्वयं के बारे में, अपने साम्राज्य के बारे में वो उसमें लिखवाता है, जिसको हमने पढ़ने में सफलता पाई और हमें उस साम्राज्य की जानकारी मिलने लगी। तो चलिए हमने देख लिया कि ये तीनों में राइटिंग स्किल कैसे डिफरेंट किया। अब हम समझते हैं इस पोर्शन को। ठीक है, इसको हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला क्या है, पाषाण काल। तो चलिए हम पाषाण काल को अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब प्रागैतिहास में सबसे पहले हम किसका अध्ययन करेंगे, पाषाण काल को। ठीक है, स्टोन एज, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पाषाण काल। ठीक है, अब इस प्राग इतिहास को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो पहला पार्ट कौन सा होगा, तो पहला होगा पूरा पाषाण काल। ठीक है, दूसरा होगा मध्य पाषाण काल। तीसरा क्या होगा, नव पाषाण काल। ठीक है, अब इसको अध्ययन करने से पहले हमें कुछ पिछली बातों को जानकारी में रखना चाहिए। और वो बात क्या है कि हम जानते हैं कि पृथ्वी का जब उत्पत्ति हुआ था उससे पहले पृथ्वी क्या था, हिमछादित था, मतलब बर्फ से ढका हुआ था। जब उसमें धीरे धीरे चेंजिंग हुआ, परिवर्तन हुआ, तो जीवन का उत्पत्ति हुआ। ठीक है, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उसमें जन्म लिए। ठीक है, धीरे धीरे वो प्रक्रिया बढ़ते गया और एट लास्ट क्या जन्म हुआ, तो एक बंदर का जन्म हुआ। और हम लोग जानते हैं कि आज जो हम लोग आधुनिक मानव हैं वो किसका प्रजाति है, तो बंदर के ही प्रजाति है। ठीक है, तो बंदर के जो प्रजाति हैं तो उसमें भी कुछ कुछ चेंजिंग हुआ, देन हम लोग मानव बने। तो मानव का इतिहास भी हमको समझना चाहिए थोड़ा। तो चलिए हम मानव का इतिहास देखते हैं। तो हम यहाँ जानते हैं कि पूरा पाषाण काल में भी आधुनिक मानव आ गया था, मध्य पाषाण काल में भी आधुनिक मानव आ गया था, और नव पाषाण काल में भी आधुनिक मानव आ गया था। ठीक है, तो आधुनिक मानव का आने से पहले हम उनका इतिहास जानेंगे। ठीक है, तो प्राचीन का जो मानव था उसका हम अध्ययन कब करेंगे, तो इसमें करेंगे। ठीक है, तो इसमें अध्ययन करने के लिए हमको इसको कुछ पार्ट में बांटना पड़ेगा, देन हमको समझ में आएगा कि मानव का उत्पत्ति धीरे धीरे कैसे हुआ था। ठीक है, तो चलिए हम इसको अध्ययन करते हैं। अध्ययन करेंगे तो इसको कुछ 3 पार्ट में बांटते हैं सबसे पहले। ठीक है, कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। पहला कौन सा, तो पूरा पाषाण काल। ठीक है, पहला पार्ट कौन सा है, पूरा पाषाण काल। ठीक है, दूसरा क्या है, मध्य पूरा पाषाण काल। ठीक है, तीसरा क्या है, उत्तर पूरा पाषाण काल। ठीक है, पहला पार्ट कौन सा है,
पूर्व पूरा पाषाण काल, ठीक है। दूसरा क्या है, मध्य पूरा पाषाण काल, ठीक है। तीसरा क्या है, उत्तर पूरा पाषाण काल। इसमें हम क्या अध्ययन कर रहे हैं, तो मानव जाति का जो लगातार परिवर्तन हुआ उसके इतिहास को हम अध्ययन कर रहे हैं कि कौन से अवस्था में कैसे कैसे मानव हेमोसेपियंस मतलब कि आधुनिक मानव में परिवर्तन हुए, ठीक है। तो पूर्व पूरा पाषाण काल में सबसे पहला जो मानव आया मतलब बंदर, ठीक है, उसमें कुछ चेंजिंग हुआ, वो मध्य पूरा पाषाण में आएगा। और एट लास्ट जो चेंजिंग हुआ जिसमें हम लोग आधुनिक मानव पढ़ते हैं वो उत्तर पूरा पाषाण काल में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस दोनों को समझते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजिंग हुआ, कौन कौन से मानव इसमें आए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मानव का पहला प्रजाति। मानव का पहला प्रजाति का नाम है एस्ट्रोलेपिथेकस। क्या नाम है पहला मानव प्रजाति का, एस्ट्रोलेपिथेकस, ठीक है। दूसरा प्रजाति का नाम है पिथिकेनथेपस, ठीक है। दूसरा प्रजाति का नाम क्या है, पिथिकेनथेपस। इसमें जो मानव था बंदर अवस्था में था, ठीक है। इसके बाद जब इसमें चेंजिंग हुआ तो कौन सा मानव कहलाया, पिथिकेनथेपस, ठीक है। अगर हम बात करें कि आज जो हम लोग आधुनिक मानव को देख रहे हैं इसमें अगर सबसे बड़ा कोई प्रजाति को जाता है तो वो है पिथिकेनथेपस, ठीक है। अब इसको हम लोग सबसे प्रमुख क्यों मानते हैं, तो इसका मानने के पीछे रीजन ये है कि पिथिकेनथेपस जो था वो आगे का 2 पैर उठा करके इसको काम में यूज करने लगा था, ठीक है। अब आपके दिमाग में आता होगा कि काम किस तरह का काम, तो उस समय फल फूल कंद मूल को तोड़ने के काम में ये सब यूज करते थे आगे का 2 हाथ। मतलब कहने का अर्थ ये है कि 4 पैर से अब बंदर कैसे चलने लगा, 2 पैर में, ठीक है। और 2 पैर क्या करने लगे, वो अपने काम में यूज करने लगे जो हम लोग आज कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा श्रेय किसको जाता है, पिथिकेनथेपस को, ठीक है। अब देखते हैं इसमें जब चेंजिंग हुआ तो अगला प्रजाति का नाम है निडियर, ठीक है। अगला प्रजाति का नाम क्या है, निडियर। और इसके जस्ट बाद इसमें जब परिवर्तन हुआ निडियर से तो उस प्रजाति का नाम है क्रो-मैग्नन, ठीक है। क्या नाम है, क्रो-मैग्नन, ठीक है। ये 4 प्रजाति है किसका, मनुष्य का। पहले क्या था, बंदर अवस्था, ठीक है। उसके बाद दूसरे प्रजाति में क्या हुआ, अपना हाथ उठा लिए, अपना जो 2 पैर था आगे का वो उठा लिए, ठीक है। उसके बाद इसमें परिवर्तन हुआ जिसको हम लोग कहते हैं निडियर। और चौथा परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, क्रो-मैग्नन, ठीक है। एट लास्ट जो सबसे बड़ा परिवर्तन था मानव का उसको हम क्या बोलते हैं, होमो सेपियंस। क्या बोलते हैं, होमो सेपियंस, जिसको हम लोग आज के समय में आधुनिक मानव कहते हैं, ठीक है। तो ये आधुनिक मानव जिसको हम लोग हेमोसेपियंस बोलते हैं वो कब बना, उत्तर पूरा पाषाण काल में, ठीक है। लेकिन जब ये बने तो साथ साथ में एक आग का भी खोज इन्होंने कर लिया। तो आग का खोज कैसे हुआ, तो आग के खोज के बारे में हम लोग जानते हैं कि जब हेमोसेपियंस थे, जब ये शिकार करते थे जानवरों का तो क्या करते थे, पत्थरों के माध्यम से करते थे क्योंकि इनके पास औजार था नहीं। तो जब इन्होंने पत्थर को फेंका और दूसरे पत्थर से जाके टकराया तो क्या निकला, चिंगारी निकला। चिंगारी जब सूखे पत्तों से जा करके उसका चिंगारी टकराया तो क्या हुआ, आग का निर्माण हो गया। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि उत्तर पूरा पाषाण काल में ही आग का निर्माण हो चुका था, मतलब आग का खोज कर लिया गया था। कब, उत्तर पूरा पाषाण काल में, ठीक है। ये हम क्या देखें कि मनुष्यों का जो इतिहास था कैसे कैसे अपने प्रजाति में परिवर्तन किया और देन एट लास्ट हेमोसेपियंस में उन लोग आ गए, ठीक है। जब हमने हेमोसेपियंस को बना लिया अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से पूरा पाषाण काल से इसका इतिहास कैसे चला। तो चलिए आप इसको याद कर लीजिएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पूरा पाषाण काल, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है
कि उत्तर पूरा पाषाण काल। उत्तर पूरा पाषाण काल का क्या मतलब होता है? मतलब नियरेस्ट ऑफ पूरा पाषाण काल। क्लियर है? उत्तर पूरा पाषाण काल जो है वो नियरेस्ट ऑफ पूरा पाषाण काल होगा। ठीक है, तो हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं आग, आग का खोज यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या? मानव। तो मानव यहाँ भी था, मानव यहाँ भी है और यहाँ भी रहेगा। ठीक है, आग का खोज कहाँ किया गया? तो अगर ऑप्शन में दिया रहे कि आग का खोज कब किया गया, और अगर ऑप्शन में ये दिया रहे कि उत्तर पूरा पाषाण काल या फिर पूरा पाषाण काल, तो आप कहाँ लगाएंगे टिक? उत्तर पूरा पाषाण काल में। ठीक है, और अगर उत्तर पूरा पाषाण काल ऑप्शन में ना दिया रहे तो आप डायरेक्ट पूरा पाषाण काल में टिक लगा सकते हैं। चलिए, अब हम यहाँ से समझते हैं कि मानव का जब उत्पत्ति हो गया तो अब ये अपना जीवन कैसे चलाते थे, इनका हम हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा आग का खोज हो चुका था। ठीक है, दूसरा, जब मानव का उत्पत्ति हुआ तो ये अपने खाद्य पदार्थ के लिए क्या करते थे? ठीक है, तो ये खाने के लिए एक जगह से दूसरे जगह भटकते थे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आखेटक। ठीक है, आखेटक या खाना बदोश। ठीक है, प्राचीन मानव कैसे थे? तो आखेटक एवं खाना बदोश थे। अब आखेटक का मतलब क्या होता है? तो ये अपने भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान निरंतर भटकते रहते थे, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? आखेटक या खाना बदोश। ठीक है, अब दूसरा चीज यहाँ समझते हैं कि ये जो आखेटक थे, खाना के लिए भटकते थे, एक्चुअल में ये खाते क्या थे? तो उस समय क्या खाते थे? तो फल फूल और शिकार करते थे पशुओं का। ठीक है, तो पशुओं का शिकार करते थे तो कहीं ना कहीं औजार इनको चाहिए। ठीक है, तो औजार कैसे बनाते थे? तो औजार बनाने के लिए ये लोग क्या करते थे? मान के चलिए कि एक बड़ा सा पत्थर है, उस पत्थर को क्या करते थे? जमीन में पटकते थे। ठीक है, जमीन में पटकने के बाद होता क्या था? शेपलेस, ये जो पत्थर है वो कैसा टूटेगा? शेपलेस टूटेगा, मतलब कोई आकार नहीं रहेगा, जैसे मन किया वैसे टूटेगा। तो इसमें से यही शेपलेस जब पत्थर टूटता था और इससे जो भी शेपलेस औजार निकलता था, उस औजार को ये लोग यूज करते थे किस पे? शिकार करने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं औजार जो था वो कैसा था? औजार शेपलेस था, शेपलेस था, जिसको हम लोग बोल सकते हैं अनगढ़। अनगढ़ मतलब कोई आकार का नहीं है। ठीक है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? अनगढ़ या शेपलेस। ठीक है, अब हम जान रहे हैं कि यहाँ पे हमें कोई लिखित साक्ष्य भी नहीं मिला है। ठीक है, तो हम इसको अध्ययन कैसे करेंगे? तो इसको अध्ययन करने के लिए कहीं ना कहीं हमें साक्ष्य की जरूरत है, क्योंकि हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमें साक्ष्य मिलना जरूरी है। ठीक है, तो ये साक्ष्य हमको कहाँ मिलता है? तो ये साक्ष्य हमको भीमबेटका गुफा से मिलता है। बेटका, भीमबेटका गुफा। कहा जाता है कि प्राचीन मानव जो थे वो कहाँ रहते थे? तो गुफा में रहते थे, और वो गुफा का नाम क्या है? तो भीमबेटका। ठीक है, इस भीमबेटका गुफा में कुछ कुछ चित्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, जिसके आधार पे हम इसका अध्ययन करते हैं। तो उस चित्र को हम क्या बोलेंगे? तो उस चित्र को हम बोलते हैं शैल चित्र। ठीक है, क्या बोलेंगे? शैल चित्र। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि भीमबेटका गुफा आखिर है कहाँ? क्लियर? तो भीमबेटका गुफा वो है रायसेन में। ठीक है, रायसेन। अब रायसेन कहाँ है? तो रायसेन है एमपी में। क्लियर? तो हम यहाँ से कितना पॉइंट देखें? आग का खोज। ठीक है, जीवन कैसा था? आखेटक या खाना बदोश। ठीक है, औजार कैसा था? शेपलेस था। ठीक है, और इसका साक्ष्य हमको कहाँ मिलता है? तो भीमबेटका गुफा में, जो चित्र के माध्यम से प्राप्त हुआ है उस चित्र को हम क्या बोलते हैं? शैल चित्र बोलते हैं। और भीमबेटका गुफा है कहाँ? तो एमपी रायसेन में। क्लियर? तो पहला टॉपिक में जस्ट हमको इतना ही याद करना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं मध्य पाषाण काल। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है? आग। तो आग का खोज यहाँ भी हुआ, यहाँ हुआ जब पूरा पाषाण काल में, तो ये यहाँ भी चला जाएगा, इसमें कोई डिफरेंट नहीं था।
ठीक है। तो आग के लिए यहाँ पे कोई डिफरेंट नहीं देखने को मिला। यहाँ पे जैसे खोजा गया और जिस तरह इसको यूज किया जाता था सेम यहाँ पर भी वैसा ही हुआ। अब देखते हैं दूसरा कि ये खाना के लिए क्या एक जगह से दूसरे स्थान यहाँ भी भटकने लगे थे या फिर इनमें अस्थिरता आ गई थी। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पे भी इनका जीवन क्या था, तो आखेटक ही थे। कैसे थे, आखेटक और खाना बदोश। ठीक है, आखेटक और खाना बदोश जीवन ही यहाँ पे जी रहे थे। कहाँ, मध्य पाषाण काल में। ठीक है, यहाँ पे किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं हुआ अपने खाद्य पदार्थ को लेकर के। ठीक है, अब दूसरा चीज समझते हैं कि यहाँ पे चेंजिंग हुआ क्या। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, औजार जो है वो कैसा है, शेपलेस है, अनगढ़ है और कैसा है, बड़े पत्थरों से बनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो औजार था यहाँ पे सूक्ष्म पत्थर से बनाया जाने लगा। ठीक है, यहाँ पे औजार कैसा बना, सूक्ष्म पत्थर से। ठीक है, लेकिन साथ साथ में यहाँ पे औजार के लिए हड्डी का भी प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, अब हड्डी औजार कैसा, तो हड्डी औजार कहने का अर्थ है कि यहाँ पे जो खाना बदोश जीवन जी रहे थे तो ये लोग पशु भी खा रहे थे। ठीक है, तो उस पशु के माध्यम से जो भी हड्डी प्राप्त होता था उनके शरीर से, उसको किसमें यूज करते थे, औजार के रूप में। ठीक है, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर इसका जानकारी हमको कैसे पता, तो इसका जानकारी हमको मिलता है प्रतापगढ़ से। ठीक है, अब ये प्रतापगढ़ है कहाँ, तो ये है यूपी में। क्लियर। ठीक है, इसमें हमने क्या देखा, आखेटक जीवन ही जी रहे थे। इसमें औजार कैसा था, सूक्ष्म आकार का हो चुका था, साथ साथ हड्डी के भी औजार का प्रयोग किया जा रहा था। ठीक है, ये सूक्ष्म पत्थर से बने औजार और हड्डी के औजार का साक्ष्य हमें कहाँ मिला है, तो प्रतापगढ़ यूपी से। ठीक है, अब क्या इसमें और भी कुछ चेंजिंग हुआ, तो बिल्कुल यहाँ पे सबसे बड़ा चेंजिंग था वो था पशु पालन। ठीक है, क्या था, पशुपालन। तो पशुपालन में सब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि पशुपालन अगर किए तो सबसे पहला पालतू पशु कौन सा था, तो सबसे पहला पालतू पशु था कुत्ता। ठीक है, अब दिमाग में ये चल रहा होगा कि जो पालतू पशु है वो कुत्ता ही क्यों, इसके जगह पे अन्य कोई पशु भी ले सकते थे। तो इसका रीजन ये था कि जब ये खाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान भटकते थे तो क्या हर जगह ये तो निवास स्थान नहीं बना सकते। ठीक है, और जब निवास स्थान नहीं बना सकते तो ये रहते कहाँ थे, तो रहने के लिए ये जंगलों का ही सहारा लेते थे, मतलब खुले जंगल में ही सो जाते थे। जब खुले जंगल में सोते थे तो होता क्या था, तो जंगली जानवर आकर के इसको मार के खा जाता था व्यक्ति लोग को। ठीक है, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना कुत्ता को पालतू बनाया जाए, और कुत्ता को पालतू बनाने का रीजन ये था कि मान के चलिए कि किसी ग्रुप में 10 व्यक्ति हैं। ठीक है, और ये 10 व्यक्ति जंगल में सोए हैं। ठीक है, अब रात में कोई जानवर आया और 2 व्यक्ति को मार के खा गया, और बगल वाले को पता तक नहीं चला कि मेरा 2 आदमी कम हो गया। जब सुबह उठेगा तो उसको पता चल रहा है कि मेरा 2 आदमी मारा गया है। तो कुत्ता को पालतू इसलिए बनाया कि जब वो रात में 10 सोए तो सुबह भी 10 उठे। अगर उस बीच में कोई अगर जानवर आ जाता है और मनुष्य को मारता है तो कुत्ता क्या करेगा, भौंकेगा। भौंकने के बाद होगा क्या, 10 व्यक्ति का नींद टूटेगा। नींद टूटने के बाद होगा क्या, या फिर उस जानवर को मार के भगा देंगे या फिर खुद उसका शिकार कर लेंगे। तो पशुपालन में सबसे पहला जानवर कौन था, कुत्ता था। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि इसका साक्ष्य हमको कहाँ मिला, तो इसका साक्ष्य हमको मिला, इसका साक्ष्य हमको कहाँ मिला, इसका साक्ष्य हमको मिला भीलवाड़ा और होशंगाबाद। होशंगाबाद। अब ये भीलवाड़ा कहाँ है, तो भीलवाड़ा है राजस्थान में। ठीक है, और होशंगाबाद तो ये है
एमपी। क्लियर? ठीक है, ये हमने देख लिया कि सबसे पहले क्या देखा, यहाँ पे जीवन जो था आखेटक ही था। दूसरा, सूक्ष्म औजार का प्रयोग होने लगा था, जिसका हमको साक्ष्य कहाँ मिला है, प्रतापगढ़ से। तो प्रतापगढ़ कहाँ, यूपी में। पशुपालन के लिए कुत्ता यूज किए, ठीक है। जो इसका साक्ष्य कहाँ मिला, भीलवाड़ा और होशंगाबाद। भीलवाड़ा कहाँ है, राजस्थान में। होशंगाबाद कहाँ है, एमपी में। क्लियर है? चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। नवपाषाण काल में हम देखेंगे कि क्या इसमें कोई चेंजिंग हुआ था या नहीं हुआ था, ठीक है। तो इसमें हमने देखा था क्या कि आखेटक जीवन जी रहे थे, इसमें भी आखेटक जीवन था। क्या इसमें भी मनुष्यों का जीवन जो आखेटक ही था या फिर इसमें भी कोई चेंजिंग हुआ था? तो नवपाषाण काल की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा चेंज हुआ था वो था कृषि कार्य, ठीक है। क्या था? कृषि कार्य, ठीक है। अब कृषि कार्य मतलब, कृषि कार्य का मतलब होता है कि नवपाषाण काल में जो मानव थे उनको कृषि करने का संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो चुका था। संपूर्ण जानकारी मतलब कि कैसे बुनाई किया जाता है, कटाई कैसे किया जाता है, जुताई कैसे किया जाता है, ये संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गया था। किन लोगों को? नवपाषाण वाले लोगों को, ठीक है। अब कृषि कार्य जब किए तो कृषि कार्य में सबसे पहला फसल कौन सा था? तो जौ, ठीक है। अब हम जानते हैं कि किसी भी फसल को उगाने के लिए कम से कम कितना टाइम चाहिए? 6 मंथ का, ठीक है। कितना समय चाहिए? 6 मंथ का। और अगर 6 मंथ हम अगर सही तरीके से टाइम ना दें तो क्या होगा? फसल सही नहीं उपजेगा, ठीक है। अगर हम समय पर सिंचाई नहीं करेंगे, समय पर देखभाल नहीं करेंगे तो कृषि कार्य हमारा सही तरीके से नहीं होगा। अब 6 महीना के लिए तो कम से कम यहाँ पे इनको रुकना ही पड़ेगा। मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ पे स्थानीय निर्माण स्थानीय निवास, ठीक है। मतलब कि कृषि कार्य के कारण क्या हुआ? स्थानीय निवास इनका स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब हम सबसे पहले समझेंगे कि कृषि कार्य जानने लगे। सबसे पहले जौ उत्पादन किया, ठीक है। तो इसका साक्ष्य हमको कहाँ से मिलता है? तो इसका साक्ष्य मिलता है हमको मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट हमने क्या लिखा है? स्थानीय निवास। तो क्या ये स्थानीय निवास में क्या ये घर का प्रयोग करते थे या गुफा में रहते थे, या फिर ये बोल सकते हैं कि क्या इन्होंने घर बनाना भी सीख लिया था? तो नहीं, इन्होंने स्थानीय निवास के लिए गर्तवास का सहारा लिया, ठीक है। अब हम समझेंगे कि सर ये गर्तवास होता क्या है, ठीक है। तो गर्त मतलब सबसे पहले इसको हम समझते हैं। गर्त मतलब नीचे और वास मतलब रहना, नीचे रहना। तो नीचे रहना मतलब चलिए इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। मान के चलिए ये जमीन है, उस जमीन के नीचे ये लोग क्या करते थे? गड्ढा खोदते थे। गड्ढा खोदने के बाद इस गड्ढा को ढकने के लिए घास फूस यूज किया करते थे, ठीक है। ढकते क्यों थे? कि अगर बारिश वगैरह का मौसम हो तो पानी अंदर ना जाए, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? गर्तवास। इस गर्तवास से इनको बहुत सा लाभ हो रहा था। पहला लाभ क्या? कि बारिश होगा तो पानी अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। दूसरा लाभ कि ये लोग जो मांसाहारी पशु होते थे जो मानवों को खाते थे उनसे ये बच जाते थे, ठीक है। तीसरा लाभ ये था कि मान के चलिए कि कोई जंगली जानवर अगर इधर गड्ढे की ओर बढ़ रहा है और ये गड्ढा ढका हुआ है, उसको दिखता नहीं है, तो क्या करेगा? वो गड्ढे में गिर जाएगा। गड्ढे में गिरेगा तो यहाँ पे जो निवास कर रहे होते हैं व्यक्ति, वो क्या करेंगे? इस जानवर को मार के खा जाएंगे, ठीक है। तो कभी कभी इस गड्ढे के दौरान क्या होता था?
उनको पार्टी करने का भी मौका मिल जाता था। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं गर्तवाद। ठीक है, अब इसका साक्ष्य हमको कहाँ मिला है? तो इसका साक्ष्य हमको मिला है बुर्ज होम। कहाँ से? बुर्ज होम से। ये बुर्ज होम कहाँ पे है? तो कश्मीर में। ठीक है, कहाँ पे है? कश्मीर में। अब अगला चेंजिंग क्या हुआ नवपाषाण काल में? तो अगला चेंजिंग हुआ आग का। आग का प्रयोग। इससे पहले मैंने ना मध्य पाषाण काल में लिखा था आग का प्रयोग, ना ही पूरा पाषाण काल में लिखा था आग का प्रयोग। तो यहाँ पे लिखने का मुख्य कारण क्या था? तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आग का कैसा यूज किया जाएगा इसकी जानकारी यहाँ पे हो चुकी थी। तो यहाँ पे आग का प्रयोग कैसे करते थे? तो ये करते थे कच्चे मांस को पकाने में। ठीक है, साथ साथ यहाँ पे नवपाषाण काल में पहिया का भी आविष्कार हुआ। ठीक है, पहिया का आविष्कार कब हुआ? तो नवपाषाण काल में। आग का प्रॉपर तरीके से प्रयोग कब होने लगा? नवपाषाण काल में। ठीक है, अब हम समझते हैं कि यहाँ के जो व्यक्ति थे वो मृत व्यक्ति, जिसको हम लोग शव बोलते हैं, उस शव को लेकर के इसमें एक धारणा पाया जाता था। वो धारणा क्या था? तो इनका मानना था कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो वो क्या करता है? दूसरे जगहों की यात्रा करने के लिए चला जाता है। मतलब कि इनका जो नवपाषाण काल में व्यक्ति थे उनका मानना था कि इस संसार को छोड़ के ये दूसरे संसार में चला गया है जीवन जीने के लिए। ठीक है, तो जीवन जीने के लिए दूसरे संसार गया है तो कहीं ना कहीं ये जो वस्तु यूज करता है इसका जरूरत इसको वहां भी पड़ेगा। क्लियर? तो वहां पड़ेगा तो क्या करते थे? तो इसके द्वारा जो भी सामान यूज किया जाता था, जो व्यक्ति मरता था उसके द्वारा जो भी सामान यूज किया जाता था उस सामान को उसके शव के साथ ही दफना दिया जाता था। ठीक है, तो कहीं कहीं इसका साक्ष्य मिला है कि मनुष्य का शव के साथ उसका सामान और उसके साथ कुत्ता को भी दफनाया गया है। ठीक है, तो इसका जानकारी हमको कहाँ मिला है? इसका जानकारी हमको मिला है बुर्ज होम में। ठीक है, ये कहाँ है? ये भी कश्मीर में ही है। ठीक है, तो बुर्ज होम से हमारा 2 पॉइंट क्लियर हुआ। पहला क्या? गर्तवास, जो स्थानीय निवास के लिए नवपाषाण काल के लोग यूज करते थे। दूसरा, शवों को जहाँ दफनाते थे तो वहाँ पे उनका सामान के साथ साथ कुत्ता को भी दफनाया जाता था। ठीक है, इसका साक्ष्य हमको कहाँ मिला है? बुर्ज होम में मिला है। और बुर्ज होम कहाँ है? कश्मीर में है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक और पॉइंट बनता है, वो है मृद भांड। मृद भांड कौन सा? पोलिस वाला। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पोलिस मृद भांड क्या है। तो चलिए इसको समझते हैं। पहले इसको खंड करते हैं कि मृद भांड क्या होता है। तो मृद मतलब मिट्टी और भांड मतलब बर्तन। ठीक है, मिट्टी का बर्तन कैसा? पोलिस वाला। ठीक है, तब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, क्या मध्य पाषाण काल में पोलिस मृद भांड नहीं था? क्या पूरा पाषाण काल में मृद भांड नहीं था पोलिस वाला? तो था, लेकिन पोलिस मृद भांड पहले बनाया कैसे जाता था? तो पोलिस मृद भांड को आग में पकाया जाता था और उस आग के बाद उस मृद भांड को निकाला जाता था, उसी को बोला जाता था पोलिस वाला मृद भांड। ठीक है, तो यहाँ पे जब नवपाषाण काल में आग का प्रयोग होने लगा तभी यहाँ पे पोलिस वाला मृद भांड बनने लगा। ठीक है, इससे पहले मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल में आग का तो प्रयोग होता नहीं था, तो फिर मृद भांड बनेगा कैसे? तो इसलिए पोलिस वाला मृद भांड अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो किसको टिक लगाएंगे? नवपाषाण काल में। क्लियर है? अब चलिए
एक दो क्वेश्चन है जो कि वन लाइनर आता है, तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है चावल। चावल का साक्ष्य हमको कहाँ मिला है? ठीक है, तो चावल का साक्ष्य हमें कोल्डिहवा, ठीक है, कहाँ से मिला है? कोल्डिहवा से। क्लियर? और यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहला खेती किया जाने वाला अनाज कौन सा था? तो जौ था। ठीक है, तो आज हम लोग समझ लिए पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। इसमें हमें बहुत सारा जीके मिला जो हमारे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज हमने प्राग इतिहास कंप्लीट कर लिया है और आशा करेंगे कि ये वीडियो आपको उतना ही पसंद आए जितना आपने पिछले वाला को पसंद किया था। और एक रिक्वेस्ट रहेगा आपसे कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ और इस वीडियो के द्वारा आपको 1% भी अगर जानकारी मिलती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक ज़रूर करें। और अगर पसंद ना आए तो कम से कम आप डिसलाइक करें, जिससे हमें ये पता चल सके कि आपने डिसलाइक किया है और मैं अगले क्लास में इससे बेहतर पढ़ाने का कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में अगले चैप्टर को बात करेंगे। तो चलिए, धन्यवाद।